नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, यानी कि शासन से संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ थीं, सेना से संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ थीं, और डिप्लोमेटिक या कूटनैतिक शक्तियाँ राजदूतों की नियुक्ति करने से संबंधित और दूसरे देशों के राजदूतों का भारत में स्वागत करने से संबंधित राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स थीं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो राष्ट्रपति की पावर है वो है इसकी विधायी शक्ति। क्या है? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो विधायी शक्ति होती है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति है तो कार्यपालिका का प्रमुख, लेकिन उसको विधायिका से संबंधित कुछ और शक्तियां दी गई हैं जो उसकी विधायी शक्तियों से या विधायी शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि विधायिका से संबंधित जो पावर्स होंगी और वो पावर्स क्या कहलाती हैं? विधायी शक्तियां कहलाती हैं। बात समझ में आई यहाँ तक कि विधायी शक्तियां क्या होंगी? कि विधायिका से संबंधित जो पावर होंगी वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो विधायिका किसे कहते हैं? अपने यहां संसद को कहते हैं। और संसद की जो शक्तियां हैं उन कार्यों के, यानी कि संसद के कार्यों को लेकर के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स हैं वो किस में आ गई? आपकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ गई। तो देखिए, विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की एक पहली पावर तो अगर हम चर्चा करें ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का सत्र आहूत करता है, संसद का सत्र बुलाता है। क्या करता है? संसद का सत्र आहूत करना। ये किसका काम है? राष्ट्रपति की पावर है। और इसके साथ साथ ये संसद का सत्र आहूत करेगा और संसद के सत्र आहूत करने के साथ साथ संसद का सत्रावसान भी करेगा, या संसद के किसी सदन का कोई सत्र चल रहा है तो उसका सत्रावसान करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और ये जो पावर दी गई है राष्ट्रपति को, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली हुई है? तो ये मिली हुई है दोस्तों अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि संसद सत्र क्या होता है। देखिए, संसद के 2 सत्र तो कम से कम 1 वर्ष में हो जाने चाहिए और प्रत्येक सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि संसद का जो सत्र है वो कौन बुला रहा है? राष्ट्रपति बुला रहा है, लेकिन संसद के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे मैं इसको एक कहानी के तौर पर समझाऊं, ये सत्रावसान की एक स्टोरी है। सत्रावसान, जैसे मान लीजिए संसद में कोई सत्र चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का जो स्पीकर होगा, वो क्या करेगा कि संसद के सत्र का स्थगन कर सकता है। स्थगन का मतलब है कि वो उस सत्र को कुछ समय के लिए समाप्त कर सकता है और ये डेट दे सकता है कि आगे संसद का सत्र कब होगा। लेकिन जब लोकसभा का अध्यक्ष ये न बताए कि संसद के सत्र तो स्थगित कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने समय के लिए किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके का जो स्थगन होता है वो होता है आपका साइन डाई स्थगन। कौन सा होता है? साइन डाई स्थगन। और जैसे ही साइन डाई स्थगन होगा तो तुरंत राष्ट्रपति किसकी घोषणा करेगा? सत्रावसान की घोषणा करेगा। कौन करेगा इसकी घोषणा? राष्ट्रपति। लेकिन जो स्थगन का अधिकार है ये किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। कि मान लीजिए संसद में कोई सत्र चल रहा है और बीच में ही उस सत्र को स्थगित कर दिया गया, तो स्थगित करने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करेगा तो या तो वो ये कहेगा कि आगे कब बुलाया जाएगा संसद का सत्र, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने ये कहा ही नहीं कि अनिश्चित काल के लिए अगर उसने स्थगन कर दिया,
और ये कहा नहीं कि कितने समय के लिए स्थगन किया है, तो ऐसे स्थगन को क्या बोला जाता है, साइन डाई स्थगन या अनिश्चितकालीन स्थगन। क्या बोला जाता है इसको, अनिश्चितकालीन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन डाई स्थगन। साइन डाई स्थगन के बाद में राष्ट्रपति के पास अधिकार आ जाता है कि वो संसद के सत्र का अवसान कर सकता है, संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है। हो सकता है मानसून सत्र चल रहा हो सकता है बजट सत्र संसद में चल रहा हो सकता है शीतकालीन सत्र संसद में चल रहा हो, क्योंकि संसद के जो सत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो आपका बजट सत्र हो गया, एक हो गया आपका मानसूनी सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सत्रों में से कोई एक सत्र चलता है और वो उसका सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। एक आता है विघटन। देखिए विघटन का अर्थ होता है कि यहां तो क्या हो रहा है, सत्रावसान है तो केवल सत्र समाप्त हो रहा है। क्या होता है, केवल जो सेशन चल रहा है वो समाप्त होगा। हो सकता है बजट सत्र चल रहा है तो इसको समाप्त किया जाएगा, मानसून सत्र चल रहा है तो इसको समाप्त किया जाएगा, शीतकालीन सत्र चल रहा है तो इसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन विघटन में क्या होता है, पूरा सदन ही समाप्त हो जाता है। और विघटित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यहां तक बात समझ में आई। स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास, सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के पास और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति के पास। विघटन में क्या होगा, पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा। स्थगन में क्या होगा, सत्र को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। सत्रावसान में पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है। और ये पावर राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, 85 के तहत मिली हुई है। ये पहला पॉइंट समझ में आया। तो ये जो शक्ति है ये कौन सी शक्ति आ गई, उसकी विधायी शक्ति आ गई, लेजिस्लेटिव पावर आ गई। और लेजिस्लेटिव ये वाली पावर किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, आर्टिकल 85 के तहत मिली हुई है। एक पॉइंट और आता है हमारा, मान लीजिए किसी विधेयक के ऊपर या किसी विषय पर संसद के दोनों सदनों में क्या हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए। तो अपनी जो संसद है ये कौन कौन से अंगों से मिलकर के बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 अंगों से मिलकर के क्या बनती है, अपनी संसद बनती है। तो मान लीजिए किसी विधेयक पर, किसी मामले पर इन दोनों सदनों में क्या हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए। और गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो संसद का संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और ये जो पावर आती है किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। ठीक है। तो संसद का संयुक्त बैठक या संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुला रहा है, लेकिन जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अगर सवाल यहां से पूछा जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब याद रखना बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी मामले को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या एक जैसी सहमति नहीं रहती है, तो उसे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला रहा है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऐसा नहीं है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को आप याद रखना। तो ये 2 पावर हो गई। संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है या संयुक्त बैठक बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को मिली हुई है अनुच्छेद 108 के तहत। और सत्रावसान करने का या संसद का सत्र आहूत करने का जो अधिकार है ये किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है, 85 के अंतर्गत। अब देखिए, इनको नोट करते जाना, मिटा रहा हूं मैं। अब एक और पावर आती है, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं ना दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा विस्तृत हैं।
इसीलिए आज का जो वीडियो रहेगा अपना, आज का जो लेक्चर है वो विधायी शक्तियों से संबंधित है, क्योंकि इसकी एक भी विधायी शक्ति को हम नहीं छोड़ सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके एक एक पॉइंट को समझना। तो तीसरी पावर की बात करते हैं। देखिए, मैं पहले एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद में तीसरी पावर की बात करेंगे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए चुनाव हुए और चुनाव के बाद में नई लोकसभा का क्या होगा, गठन होगा। अब नई लोकसभा का गठन हो गया। अब गठन के बाद में क्या होगा, इसका पहला सत्र होगा। पहले सत्र की जो अध्यक्षता करेगा, तो उस पहले सत्र को संबोधित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब प्रत्येक लोकसभा कितने वर्ष के लिए गठित की जाती है, 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है। और वर्ष में कम से कम, अधिक से अधिक तो मैं बात नहीं कर रहा, कितनी बात कर रहा हूं, कम से कम संसद के कितने सत्र होते हैं, 2 सत्र होने चाहिए। और दोनों सत्रों में से जो वर्ष का पहला सत्र होगा, उस सत्र की शुरुआत ये एक पॉइंट याद रखना। देखिए, प्रत्येक चुनाव के बाद कौन सी पावर है कि प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर, यानी कि जब नई लोकसभा गठित होगी तो उसका जो पहला सत्र होगा, पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के, अब हर वर्ष होगा जो, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो ये क्या करेगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को, किसके, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को क्या करता है, संबोधित कर देगा। क्या करेगा, संबोधित करेगा। और ये जो बात कही गई है, ये किस आर्टिकल में कही गई है, इसका उल्लेख है दोस्तों 87 में। किसमें है, अनुच्छेद 87 में। देखिए, ज़्यादा टफ नहीं है। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में जो सरकार गठित हुई है, उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसका जो पहला सत्र होगा, उस पहले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। दूसरा कि हर साल उसका कोई ना कोई पहला अधिवेशन तो होगा ही होगा, और उस पहले अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार भी कौन है, राष्ट्रपति के पास है। और ये आर्टिकल 87 के तहत इसको ये शक्ति प्राप्त है, और इसके तहत ये दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को क्या करता है, संबोधित करता है। 3 शक्तियां हो गई। इसके बाद में अगली जो पावर है वो क्या है, देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर वो उचित समझता है तो संसद के किसी भी विधेयक के संबंध में सदन को क्या कर सकता है, सूचना भेज सकता है, या अन्य किसी मामले पर संसद को सूचना भेज सकता है। और अन्य किसी मामले पर संसद को सूचना भेजेगा या किसी विधेयक के मामले में संसद को सूचना भेजना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और ये जो अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है, ये 87 के तहत मिला हुआ है। देखिए, किसी विधेयक के संबंध में, या अन्य मामले में क्या करेगा, ये संसद को सूचना भेज सकता है। ठीक है, और ये जो पावर मिली हुई है किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, 86 के अंतर्गत मिली हुई है। यहां तक बात समझ में आई। अब एक आर्टिकल है हमारा 80, और आर्टिकल 80 में ये प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यसभा में क्या कर सकता है, क्या सकता है, करता ही है,
12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्य होंगे ये कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, एक बार इनको भी आप यहीं देख लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति साहित्य का अनुभव रखता है, कला का अनुभव रखता है, विज्ञान का अनुभव रखता है, समाज सेवा का, तो इन 4 क्षेत्रों से इन व्यक्तियों का मनोनयन करके राष्ट्रपति कहाँ भेजता है? राज्यसभा में भेजता है। कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यों की नॉलेज से संबंधित या समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को कहां भेजेगा? राज्यसभा में भेजेगा। और ये पावर किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है? 80 के तहत मिली हुई है। देखिए, एक आर्टिकल और था अपना 331। वर्तमान में 331 का जो प्रावधान है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता था? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन करता था। 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास था। कितने करता था? 2 करता था। कौन से समुदाय से? एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय के। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, यानी कि मेल कौन होगा? विदेशी होगा, और फीमेल कहाँ की होगी? देश की होगी, देश की नागरिक हो गई। अगर ये व्यक्ति इससे क्या कर लेगा? शादी रचा लेता है, तो इस दंपत्ति के जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे? एंग्लो इंडियंस होंगे। तो इन एंग्लो इंडियंस का अगर राष्ट्रपति के निगाह में कोई उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं था, तो वो उनको क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखना, अब भारत का राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में क्या कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करेगा। यह बात आपको याद रहेगी, ठीक है। और ये जो अधिकार मिला था ये 80 के तहत है। 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और 331 के तहत लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। राज्यसभा में कौन कौन से क्षेत्रों से व्यक्ति आएंगे? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से। और लोकसभा में कहां से आते थे? एंग्लो इंडियन समुदाय के। लेकिन वर्तमान में इसको खत्म कर दिया। कई बच्चे इसी पसोपेश में रहते हैं कि एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियंस का अर्थ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई विदेशी पुरुष भारतीय महिला से शादी कर ले और भारत में ही बस जाए, और उसके बाद में उस दंपत्ति के जो बच्चे होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? एंग्लो इंडियंस की कैटेगरी में आएंगे। और उन्हीं एंग्लो इंडियंस का राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनयन करता था। कहां पर? लोकसभा में। चलिए, अगली पावर क्या है आपकी? विधायी शक्तियों के संदर्भ में ही अभी विधायी शक्तियां ही बहुत हैं राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति को अधिकार यह है कि वो कुछ संस्थाओं के या कुछ निकायों के जो प्रतिवेदन होते हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट होती हैं, उन वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। तो संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कराने की जो शक्ति है वो क्या है? राष्ट्रपति की एक विधायी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं कि कुछ प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत कराने का अधिकार। या प्रस्तुत कराने की शक्ति। तो पहले हमें एक बार यह देख लेना है कि कौन कौन से प्रतिवेदन होंगे और किन प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। तो देखिए, पहला प्रतिवेदन आता है अपना यहां पर कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो क्या करता है। एक आपने आर्टिकल देखा होगा कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात संघीय बजट को प्रस्तुत करवाएगा या संसद के पटल के समक्ष रखवाएगा। तो अनुच्छेद 112 के तहत क्या है?
वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और बजट शब्द के स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दे रखा है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करेगा, ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। और किस किस को, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन जो अनुशंसाएं भेजता है, उन अनुशंसाओं को कहां पेश करेगा, संसद के समक्ष पेश करेगा, वित्त आयोग की अनुशंसाओं को। ठीक है, तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन था, इसके गठन की चर्चा की गई थी आर्टिकल 280 में, जबकि इस प्रतिवेदन की जो चर्चा की गई है, इन अनुशंसाओं की जो चर्चा की गई है, ये की गई है आपकी अनुच्छेद 281 में, 281 में। तो वित्त आयोग से संबंधित दो ही आर्टिकल है अपने संविधान में, एक 280 और एक 281। 281 में राष्ट्रपति वित्त आयोग की अनुशंसाओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा सीएजी का आपने नाम सुना होगा, कैग का, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और जो कैग का जो प्रावधान है वो किसमें है, आर्टिकल 151 में, किसमें, अनुच्छेद 151 के तहत कैग के प्रतिवेदन को किसके समक्ष प्रस्तुत करवाएगा, संसद के समक्ष। अगला आता है आपका यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन, संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन कहां पेश करेगा, संसद के समक्ष पेश करेगा। और ये जो अधिकार है ये दिया गया अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। ठीक है, और जो आपका ओबीसी का जो आयोग होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आयोग होता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रतिवेदन पेश करवाएगा, ये किस आर्टिकल के तहत करवाएगा, अनुच्छेद 340 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 340। इन आर्टिकल्स को आप याद रखना, मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं यहां पर। एक है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 338 में। और एक है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 338 के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। तो ये कुछ वार्षिक रिपोर्ट्स हैं, वार्षिक प्रतिवेदन हैं इन संस्थाओं के, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के पटल पर रखवाता है। तो संघीय बजट को पेश कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन उसको संसद के समक्ष रखवाने की जो शक्ति है वो किसकी है, राष्ट्रपति की है। और राष्ट्रपति को यह पावर किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, 112 के तहत मिली हुई है। वित्तीय आयोग के प्रतिवेदन को 281, ठीक है, कैग का 151, 323 के तहत यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन, 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, और 338 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन। तो इन प्रतिवेदनों को आप याद रखना, यहां से कई बार एग्जाम में सवाल आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और कौन सी पावर बची। अपने आप में राष्ट्रपति के पास में विधायिका से संबंधित बहुत सारी पावर्स हैं। नाम मात्र का प्रमुख जरूर है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कई सारी शक्तियां, कई सारी पावर्स भारतीय संविधान में दी गई हैं। और उन पावर्स के आधार पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भी अपने विवेक से कार्य कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार भी कार्य करता है। ठीक है,
एक आती है इसकी विधेयकों से संबंधित शक्ति। तो विधेयकों से संबंधित क्या शक्ति होती है? देखिए, विधेयकों से संबंधित क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बिल, विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। तो सबसे पहले बिल कहाँ आता है? संसद के किसी सदन में आएगा। कौन, चाहे वो लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है। मान लीजिए कोई बिल यहां से भी पारित हो गया और यहां से भी पारित हो गया। इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद में वो बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति को उस पर क्या अधिकार है? राष्ट्रपति उस बिल पर क्या कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि वो बिल राष्ट्रपति के पास गया और वो उस बिल से खेलने लग गया। ये वो बिल नहीं है जो हम होटलों में खाना खाते हैं तब चुकाते हैं। ये क्या है? विधेयक है। और जब तक कोई विधेयक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाएगा उसके ऊपर, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट कब बनेगा? अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। तो जब तक वो संसद में रहता है, राष्ट्रपति के पास तक आता है, तब तक वो बिल रहता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देते हैं, वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन उसके बीच की प्रोसेस क्या है? उसके बीच की पावर क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यही तो हमें देखना है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास इससे संबंधित दो पावर्स होती हैं। क्या? एक तो यह है कि वो अपनी अनुमति दे दे, और अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, एक तो अनुमति दे सकता है, और अनुमति दे दी तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। दूसरी बात आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज ये आती है कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक भेजा गया, तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो एक तो पावर हो गई ये आपकी कि जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देगा, सहमति दे देगा, तब क्या होगा? एक्ट बन जाएगा। अब इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और ले लेते हैं कि कुछ विधेयक ऐसे हैं, जैसे आपने अनुच्छेद 3 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 3 में क्या लिखा है कि जो नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान हैं या उनके नाम में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान हैं, तो उन प्रावधानों को यानी कि अनुच्छेद 3 के विषयों पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। अगर संसद अनुच्छेद 3 में दिए गए विषयों को संशोधन के माध्यम से बदलना चाहती है, तो सबसे पहले उस क्या करेगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तो ही वो संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा संसद में पेश नहीं किया जाएगा। दूसरी पावर इसी के अंतर्गत आती है कि अगर धन विधेयक संसद में लाया जा रहा है, तो धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के धन विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी क्या होगी? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। यहां तक बात समझ में आई? और ये जो शक्ति दी गई है, ये मिली है 117 के अंतर्गत। किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है? अनुच्छेद 117 के तहत कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि धन विधेयक संसद में तभी पेश किया जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा। और भाग 3 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, राज्यों के नामों से संबंधित जो बदलाव किए जाएंगे या नए राज्यों का जो गठन किया जाएगा, ऐसे प्रस्तावों को, ऐसे विधेयकों पर अनुमति पहले राष्ट्रपति देगा, तभी ये क्या किए जाएंगे? संसद के समक्ष या संसद में पेश किए जा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? एक चीज यहां पर यह भी समझ लेना कि विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास और क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, कुछ पावर्स राष्ट्रपति को और दी गई हैं।
मान लीजिए कोई विधेयक संसद में पेश किया गया या कोई विधेयक संसद से पारित हो गया, इसको संसद ने पारित कर दिया, और संसद से पारित होने के बाद में ये कहा जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति को क्या अधिकार हैं इस विधेयक पर? संसद में दोनों सदनों से ये पारित हो गया, कौन कौन से? एक तो लोकसभा से और एक राज्यसभा से। यहां से भी पारित है और यहां से भी पारित है, तो इन दोनों से पारित होने के बाद कहां गया? राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार हैं? पहला अधिकार तो यह है कि इस पर वो अपनी स्वीकृति दे दे, और स्वीकृति दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। दूसरी बात है कि वो उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। और कोई जवाब नहीं दिया, ना तो स्वीकृति दी और ना ही मना किया, तो ऐसी जो पावर्स होती है राष्ट्रपति की, ये कहलाती है इसकी वीटो पावर, कि अपनी ना तो सहमति जताई और ना ही असहमति जताई, वो कैसी पावर हो गई? वीटो पावर हो गई। एक अधिकार यह होता है कि अगर राष्ट्रपति को उस विधेयक के कुछ प्रावधान पसंद नहीं आते हैं तो वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या तीन अधिकार हो गए? कि अगर कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को ये तीन अधिकार हैं। पहला क्या है? कि वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, और स्वीकृति दे देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। दूसरा है कि वो उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। क्या करेगा? अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ना तो सहमति दी ना ही असहमति जताई, तो ये इसकी वीटो पावर हो गई। वीटो पावर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक है कि वो उसको संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब बात आती है इस वाले पर कि मान लीजिए संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया और संसद ने उसे पुनः कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यानी कि संसद ने उस पर पुनर्विचार कर लिया और संसद के पास, जब संसद ने उसको राष्ट्रपति के पास भेजा, अब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है? कि अब इन तीनों में से उसके पास कोई अधिकार नहीं है, बस अब उसका ये दायित्व बन जाता है, ये बाध्यता बन जाती है कि अब वो उस पर स्वीकृति देगा ही देगा। क्या करेगा? ऐसे विधेयकों पर वो स्वीकृति देगा जो संसद के द्वारा पुनर्विचार के पश्चात वापस राष्ट्रपति के पास भेजे गए हैं। ये बात आपको याद रहेगी, बहुत आसान सा है। ठीक है, तीन शक्तियां हैं। अगर पुनर्विचार के बाद में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो क्या कर सकता है? उस पर स्वीकृति देगा, ये बाध्यता राष्ट्रपति के पास है। इसी में एक बात और याद रखना कि धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता संसद के पास। अगर धन विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति की बाध्यता है कि वो उस पर स्वीकृति दे, ना तो वो इसको सुरक्षित रख सकता है और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब एक विशेष शक्ति और है भारत के राष्ट्रपति के पास कि वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये इसकी विधायी शक्ति है। तो अध्यादेश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके अध्यादेश वाली शक्ति में ही। लेकिन एक बात याद रखना अध्यादेश में कि अगर अध्यादेश राष्ट्रपति ने पेश किया है तो अध्यादेश जारी किया है, और अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? 123 में है। तो अगर संसद का पुनः सत्र लगता है, पुनः अधिवेशन होता है या पुनः बैठक होती है संसद की, तो संसद की पुनः बैठक के कम से कम 6 हफ्तों के बाद में
6 हफ्ते के बाद में उस अध्यादेश को अनुमोदित हो जाना चाहिए। अगर 6 हफ्ते में वो अनुमोदित नहीं होता है तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह होगी और 6 माह पश्चात वो समाप्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति बीच में भी चाहे तो अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, अब लास्ट शक्ति बची है इसकी, इसमें वो क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। विधायी शक्तियों में ही एक और अधिकार है राष्ट्रपति का, वो ये है कि देखिए, मान लीजिए कोई राज्य विधानमंडल ने ठीक है, किसी राज्य के विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया और यहां विधेयक पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल इस पर अपनी सहमति दे देता है, तभी कानून बनेगा। लेकिन यहां राज्यपाल कई बार क्या करता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है। उसके बाद ये क्या करता है? उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। तब राष्ट्रपति के पास में क्या क्या अधिकार हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता है और राष्ट्रपति के पास जब भेजेगा तब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होंगे? देखिए, पहला अधिकार तो यह है कि वो उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है। क्या होगी कि वो उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है, और सुरक्षित रख लिया तो ये कौन सी पावर हो गई उसकी? वीटो पावर हो गई। यानी कि ना तो सहमति दी और ना ही असहमति दी, और ये क्या हो जाएगी? वीटो पावर हो जाएगी, जैसी संसद के विधेयकों के मामले में थी। दूसरी, स्वीकृति दे सकता है। अगर स्वीकृति दे देगा तब क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तीसरा ये है कि वो उस विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजे, और पुनर्विचार के बाद में अगर इसके पास भेजा जाता है तब भी यही पावर है। यानी कि राज्य का विधानमंडल अगर पुनर्विचार करने के पश्चात इसको वापस राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल फिर से यही करता है, तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। राज्य विधानमंडलों के बारे में राष्ट्रपति के पास बाध्यता नहीं है कि पुनर्विचार के बाद भेजा गया कोई भी विधेयक वो उस पर स्वीकृति दे ही दे। लेकिन संसद के द्वारा अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता है कि वो उस पर अपनी सहमति देगा ही, उसकी स्वीकृति देगा ही, तभी वो एक्ट बनेगा। तो ये थी हमारी विधायी शक्तियां। उम्मीद करता हूं कि आप इन विधायी शक्तियों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो बाकी की शक्तियां बची हैं इनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।